नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे, कल की क्लास में अपन ने टॉपिक प्रारंभ किया था अधिगम। अधिगम में कल अपन ने क्या देखा, अधिगम क्या है। सबसे पहले देखा अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या जो अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता है या स्थायी परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधिगम। सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। इसके बाद में हमने कुछ कंडीशंस देखी, उन कंडीशंस से बाहर अगर परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। किस प्रकार देखा कि नींद है, थकान है, या परिपक्वता है, या नशीले पदार्थ या दवाइयों के सेवन से जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अपन अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते। इसके बाद में हमने क्या देखा, अधिगम की विशेषताएं देखी। अधिगम अनुभवों का संगठन है, सीखना व्यवहार का परिमार्जन है, अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम स्वतंत्र प्रक्रिया है जो नियंत्रित वातावरण में आयोजित न होकर अधिगम पहले अपने शिक्षण और अधिगम देखा था, उसमें देखा था कि शिक्षण तो नियंत्रित वातावरण में आयोजित प्रक्रिया है और अधिगम ये सतत प्रक्रिया है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। एवं जो अधिगम है ये व्यवहार का परिमार्जन है, या सीखना व्यवहार का परिमार्जन है। इसके बाद में हमने कल गिलफोर्ड के अनुसार सीखने की अवस्थाएं देखी, जिसमें बालक शैशवावस्था में कम सीखता है, बाल्यावस्था में उसको थोड़ा अधिक सीखता है, एवं किशोरावस्था यानी 13 से 19 साल की जो आयु है इसमें अधिक सीखता है। इसके बाद में आज हम देखेंगे अधिगम के वक्र, अधिगम के वक्र या अधिगम के ग्राफ। इसमें 4 प्रकार के ग्राफ आते हैं, जिसमें अधिगम की जो गति है एवं समय उसके आधार पर ग्राफ बनते हैं। सबसे पहले आता है सरल रेखीय वक्र या सरल रेखीय ग्राफ। समय और अधिगम या सीखने की गति या दर, इसके आधार पर यह ग्राफ बनता है सरल रेखीय ग्राफ। इसके बाद में ये किस प्रकार बनता है, तो सरल रेखीय ग्राफ बनता है। इसमें व्यक्ति या बालक सीखना प्रारंभ करता है एक सीधी रेखा में। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, वो प्रतिदिन अगर 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ता है तो वो कंटिन्यू 6 घंटे ही पढ़ेगा, तो एक सरल रेखा में चलने वाला ग्राफ है। इसके बाद में दूसरा ग्राफ कौन सा आता है, दूसरा ग्राफ आता है धनात्मक वक्र या अधिगम का धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र, धनात्मक वक्र में क्या होता है कि व्यक्ति जब पढ़ना प्रारंभ करता है, ये सीखने की गति है या दर है, ये समय है। इसमें व्यक्ति सीखना प्रारंभ करता है या पढ़ना प्रारंभ करता है, तो जिस दर से पढ़ना प्रारंभ करता है उससे वो अपनी गति को बढ़ाता है। मान लो पहले किसी ने 6 घंटे पढ़ना प्रारंभ किया कुछ दिन तक, उसके बाद में उसने 7 या 8 घंटे, मतलब ये ग्राफ ऊपर की ओर जाता है धनात्मक। तो ये सबसे उचित प्रकार का या सर्व उत्तम प्रकार का ग्राफ है। सर्वोत्तम प्रकार का ग्राफ कौन सा है, तो ये धनात्मक ग्राफ है या धनात्मक वक्र। इसके बाद में तीसरे प्रकार का वक्र आता है ऋणात्मक वक्र। सीखने का ऋणात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र किस प्रकार चलता है, तो ये इसी प्रकार बनता है कि व्यक्ति या बालक जब सीखना या पढ़ना प्रारंभ करता है, पहले तो मान लो कि वो 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ना प्रारंभ करता है या सीखना प्रारंभ करता है, उसके बाद में वो उसकी गति धीरे धीरे कम पड़ जाती है। उसको अपन क्या कहेंगे, ये सीखने की गति और समय के बीच बनने वाला ग्राफ है, इसको हम कहेंगे ऋणात्मक यानी माइनस में चलने वाला ग्राफ। एक चौथा प्रकार आता है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार वक्र या एस या यू आकार का ग्राफ। ये किस प्रकार चलता है, तो ये सीखने की गति और समय के बीच में बनता है। ये किस प्रकार चलता है, जो अधिगम का धनात्मक वक्र है ये प्लस में चलता है, ऋणात्मक यानी वो गति धीरे धीरे कम पड़ जाती है। एवं इसके बाद में सर्पिल आकार किस प्रकार चलता है, पहले कम सीखता है, कम एवं ज़्यादा इस प्रकार, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी नियमित, मतलब पढ़ाई में या सीखने में नियमितता नहीं होती है, कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे, ऊपर नीचे इसमें चलता रहता है। तो ये होता है सर्पिल आकार या एस या यू आकार का वक्र, अधिगम का वक्र। अधिगम के वक्र किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन ने देखे एक सरल रेखीय वक्र है
जिसमें नियमित सीखने में नियमितता पाई जाती है। इसके बाद में दूसरे प्रकार का ग्राफ आता है, यह है धनात्मक। धनात्मक ग्राफ को या धनात्मक वक्र को सर्वोत्तम प्रकार का माना जाता है, सर्वोत्तम प्रकार। इसके बाद में आता है ऋणात्मक वक्र, जिसमें सीखने की गति धीरे धीरे कम पड़ जाती है। इसके बाद में कौन सा आता है, बाद में आता है सर्पिल आकार, एस आकार या यू आकार का वक्र। इसमें नियमितता नहीं, सर्पिल आकार या एस आकार की आकृति बनती है, या सीखने में इसमें नियमितता नहीं पाई जाती है। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, सीखने की अवस्थाएं देखेंगे। सीखने की अवस्था किस प्रकार चलती है। सीखने की जो अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और उत्तरावस्था या अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति तेज होती है, एवं मध्य अवस्था है इसमें गति थोड़ी कम पड़ जाती है, एवं अंतिम अवस्था या उत्तरावस्था है इसमें गति कम पड़ जाती है, लेकिन इसको पुनर्बलन या अभिप्रेरणा मोटिवेशन द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। 3 प्रारंभिक अवस्था, सीखने की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद में आती है मध्य अवस्था एवं अंतिम अवस्था। मध्य अवस्था, और अंतिम अवस्था। सीखने की जो प्रथम अवस्था है या प्रारंभिक अवस्था है, इसमें सीखने की गति जो होती है, व्यक्ति जब सीखना प्रारंभ करता है या कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई करता है, सबसे पहले उसमें मोटिवेशन ज़्यादा होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में उसकी गति तेज रहती है। सीखने की गति सीखने की जो गति है, ये गति तेज रहती है। जो मध्य अवस्था है इसमें सामान्य गति रहती है, मध्यम मध्यम गति। अंतिम अवस्था है, इसमें सीखने की जो गति है, ये गति थोड़ी कम पड़ जाती है या कम पड़ जाती है। सीखने की गति कम, लेकिन इससे पुनर्बलन या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सीखने की जो गति है इसको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आता है जन्म स्थान, वातावरण है, जन्म का क्रमांक है, भौगोलिक स्थिति है, ये कुछ प्रकार के आते हैं, जिसमें परिवार, वातावरण, क्रमांक इत्यादि आते हैं। अधिगम प्रभावित करने वाले, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है समाज, परिवार, वातावरण, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, इससे भी बालक के सीखने या अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। बालक किस परिवेश या वातावरण में रह रहा है। वातावरण, जन्म, ये कहीं कहीं विवादित विषय है कि लिंग अधिगम को प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो कुछ सिचुएशंस में माना जाता है कि लिंग अधिगम को प्रभावित करता है, कुछ सिचुएशन में माना जाता है कि लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन कुछ विशेष क्षमताओं एवं हार्मोन्स के कारण लिंग अधिगम को प्रभावित करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लिंग अधिगम को प्रभावित करता है, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। मानने का रीज़न ये है कि कुछ हार्मोन या क्षमताएं होती है, अलग अलग होती है, बालक में अलग अलग होती है और बालिका में अलग होती है। जन्म का क्रमांक, परिवार का छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है, उस प्रकार अधिगम प्रभावित होता है। एवं भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति यानी बालक किस परिवेश का है, पहाड़ी है या किस प्रकार का है, ये भी प्रभावित करते हैं। इसमें जन्म क्रमांक है, परिवार है, वातावरण है, ये सारे कारक है, ये अधिगम को प्रभावित
करते हैं। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। अधिगम अंतरण किस प्रकार का होता है, अधिगम अंतरण को अपन देख लेंगे। अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम अंतरण, तीन प्रकार का अधिगम अंतरण होता है। एक होता है धनात्मक अंतरण, एक होता है ऋणात्मक अंतरण और एक होता है शून्य अंतरण। ये किस प्रकार का अंतरण होता है कि पहली परिस्थिति में आपने कुछ सीखा है एवं दूसरी परिस्थिति में आप कुछ सीख रहे हो, तो पहली परिस्थिति सीखने से आपका दूसरी परिस्थिति सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अपन क्या कहते हैं, अधिगम का अंतरण। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, उसके बाद में आप बाइक चलाना सीखते हो, तो वो आपका पहली परिस्थिति में अधिगम हुआ है। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, दूसरी परिस्थिति में आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है या पहले का सीखा हुआ ज्ञान आपके कहाँ काम आ रहा है, तो ये अधिगम का अंतरण है। अगर आप बाइक चलाना सीखे, यानी पहले आप साइकिल चलाना सीखे हो फिर बाइक चलाना सीखे हो, तो आपका जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग उस हिसाब से बैठ जाएगा, तो आपका वो अधिगम का धनात्मक अंतरण हुआ, क्योंकि पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आपकी दूसरी परिस्थिति में काम आ रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने पहले 11th-12th में कुछ पढ़ रखा है, वो अब आपके कंपटीशन में काम आ रहा है, तो वो अधिगम का धनात्मक अंतरण है। और ऋणात्मक अंतरण क्या होता है, तो ऋणात्मक अंतरण पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर नुकसान होता है, तो उसको ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। एवं तीसरा एक आता है शून्य अंतरण। पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान और दूसरी परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दोनों को लागू करने पर न तो फायदा होता है और न ही नुकसान होता है, तो उसको अपन कहेंगे अधिगम का शून्य अंतरण। तो तीन प्रकार है अधिगम अंतरण के। सबसे पहले आता है धनात्मक अंतरण। पहली परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को पहली परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर फायदा होता हो, उसको अपन क्या कहेंगे, अधिगम का धनात्मक अंतरण। पहली परिस्थिति में आपने एन एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा कि आपने साइकिल चलाना सीख रखा है और आप बाइक चलाना सीखते हो, तो आपका जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो कंट्रोल आपका बराबर आपको फायदा होगा, कंट्रोल आप अच्छे से सीखे हुए हो, तो वो आपका धनात्मक अंतरण, पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आ जाता है। दूसरा आता है ऋणात्मक अंतरण। सीखने का या अधिगम का ऋणात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण क्या है, पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर नुकसान होता हो। पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर दूसरी परिस्थिति में नुकसान होता हो। उसको अपन क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अधिगम का ऋणात्मक अंतरण। कैसे कि जो पुरानी गाड़ी होती है, पुरानी गाड़ी उसका जो स्टीयरिंग होता है वो इतनी चाल पड़ी हुई होती है, तो वो उसका अगर कोई पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अगर उस गाड़ी को चलाता है तो वो उसको सही से ड्राइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पावर स्टीयरिंग इतनी अगर थोड़ी सी मोड़ेंगे तो गाड़ी मुड़ जाएगी, और जिसमें चाल पड़ी हुई या पुरानी गाड़ी होती है उसमें स्टीयरिंग को इतना इतना मोड़ेंगे तो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो ऋणात्मक अंतरण है। क्योंकि पावर स्टीयरिंग चलाने वाला गाड़ी चलाने वाला जो बंदा है वो जो उसको पुरानी गाड़ी देंगे तो वो सही से ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आदत उस प्रकार पड़ी हुई होती है, तो वो अधिगम का ऋणात्मक अंतरण है। तीसरा कौन सा है? शून्य
अंतरण। शून्य अंतरण क्या है? अधिगम की पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर न तो फायदा और न नुकसान होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अधिगम का शून्य अंतरण। जैसे कि आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ रखी है और आप विज्ञान पढ़ते हो, तो विज्ञान अपनी जगह काम आएगा, सामाजिक अपनी जगह काम आएगा। तो सामाजिक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा या अन्य कोई सब्जेक्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, या कोई काम आप सीखते हो, पहले सीखा हुआ काम और दूसरे परिस्थिति में सीखा हुआ काम अपने अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो आपको कुछ इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर न तो फायदा होता है और न ही नुकसान होता है, न ही फायदा और न ही नुकसान होता हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अधिगम का शून्य अंतरण कहेंगे। तो अधिगम के अपन ने अंतरण देखे, अधिगम अंतरण किस किस प्रकार के हैं? तो सबसे पहले आता है अधिगम का धनात्मक अंतरण। अधिगम का धनात्मक अंतरण क्या है? तो पहली परिस्थिति में कुछ सीखा हुआ है, उसको अपन दूसरी परिस्थिति में लागू करेंगे, तो अपना न तो नहीं सॉरी इसमें होगा अपन को फायदा। धनात्मक अंतरण में फायदा होता है, ऋणात्मक अंतरण में नुकसान होता है, और जो शून्य अंतरण है इसमें न तो फायदा और न ही नुकसान होता है। अधिगम का अंतरण अपन ने देख लिया। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे? इसके बाद में आता है अधिगम के प्रकार कुछ आते हैं, जो रॉबर्ट एम गैने हैं, उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। उसमें सर्वोत्तम प्रकार का अधिगम कौन सा है और निम्नतम प्रकार का कौन सा है, ये अपना आगे अपन देखेंगे। रॉबर्ट एम गैने हैं, इन्होंने अधिगम के प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट एम गैने की पुस्तक कौन सी है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक है रॉबर्ट एम गैने की। रॉबर्ट एम गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार के अधिगम के 8 प्रकार बताए। अधिगम के 8 प्रकार बताए। ये आगे आप रीट या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे, वहाँ पर अधिगम के 8 प्रकार डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। अपने इतना डीप पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए अपन उनके जो सर्व उत्तम प्रकार का कौन सा है और निम्नतम प्रकार का अधिगम कौन सा है, तो ये देखते हैं। इसमें उच्चतम प्रकार का अधिगम आता है, उच्चतम प्रकार का अधिगम कौन सा है, और निम्नतम प्रकार का अधिगम कौन सा है, देख लेते हैं। तो उच्चतम प्रकार का अधिगम कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम यानी रॉबर्ट एम गैने के अनुसार बच्चों को एक समस्या दे दी जाए, उसका वो समाधान ढूंढेंगे, उसमें बच्चे आपस में ग्रुप स्टडी करेंगे और ग्रुप में बैठकर उस पर विचार विमर्श मंथन करेंगे, तो बच्चे अधिक सीख पाएंगे या अपनी सृजनात्मकता है उसका उपयोग कर पाएंगे। निम्नतम प्रकार का कौन सा अधिगम है? तो निम्नतम प्रकार का अधिगम है संकेत अधिगम।
यहाँ से आपके कौन कौन से फैक्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है, तो रॉबर्ट एम गैने की। रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, तो रॉबर्ट एम गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए, जिसमें से 5 तो प्रमुख है और 3 गौण है। जिसमें से उच्चतम प्रकार का अधिगम है समस्या समाधान अधिगम, निम्नतम प्रकार का अधिगम है संकेत अधिगम। इसके बाद में हम देखेंगे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या है, तो किसी भी प्राणी को या व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो तत्व प्रेरित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं। और ये अभिप्रेरित करने की जो प्रक्रिया है ये अभिप्रेरणा कहलाती है या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अधिगम। अभिप्रेरणा अधिगम या इसी को अपन कह सकते हैं मोटिवेशन। ये जो अभिप्रेरणा अधिगम है ये क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम किसी भी प्राणी को या व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो तत्व प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं वे तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये तत्व कहलाते हैं अभिप्रेरक। और ये प्रेरित करने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा। जो तत्व प्रेरित करते हैं वे अभिप्रेरक कहलाते हैं। एवं प्रेरित करने की यह प्रक्रिया, प्रेरित करने की यह प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा कहो या मोटिवेशन कहो। अभिप्रेरणा अधिगम, तो अभिप्रेरणा क्या है कि किसी व्यक्ति को या प्राणी को जो तत्व कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरित करने वाले जो तत्व है ये तत्व तो है अभिप्रेरक, और प्रेरित करने की ये प्रक्रिया है यह कहलाती है अभिप्रेरणा। इसके बाद में अभिप्रेरणा या जो मोटिवेशन शब्द है ये शब्द कहाँ से बना है, शब्द देख लेते हैं। ये लैटिन भाषा से बना है। इसके बाद में देखते हैं अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें एक आवश्यकता होती है, एक चालक होता है और तीसरा प्रोत्साहन होता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन शब्द है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये शब्द है लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है मोटम, उससे बना है। लैटिन भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है। मोटिवेशन शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है मोटम, उस मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ है टू मूव या धक्का देना। प्रेरणा यानी या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है धक्का देना, यानी जो अपन को कार्य करने के लिए धक्का देते हैं। इसकी 3 चरण है अभिप्रेरणा के। अभिप्रेरणा के चरण, अभिप्रेरणा के चरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है आवश्यकता, फिर आता है चालक, फिर आता है प्रोत्साहन। आवश्यकता, पहला चरण आवश्यकता, दूसरा आता है चालक, तीसरा आता है प्रोत्साहन।
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से अभिप्रेरणा का चरण नहीं है। 3 तो ये दे दे ऑप्शन में, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, इनके अलावा कोई दिया हुआ हो तो वो रॉन्ग होगा और ये तीनों राइट होंगे। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से अभिप्रेरणा के चरण है, ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन शब्द कहाँ से आया, तो ये लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव या धक्का देना। इसके बाद में हम देखेंगे अधिगम अक्षमताएं या अधिगम निर्योग्यताएं। कुछ प्रकार की अधिगम अक्षमताएं होती है, उसके बाद में अधिगम के कुछ नियम या सिद्धांत देखेंगे। अभिप्रेरणा अधिगम अभी अपन ने देख लिया। अभिप्रेरणा अधिगम क्या है, तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, ये मोटिवेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है एवं व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो तत्व प्रेरित करते हैं। इसके बाद में अधिगम असमताएं या निर्योग्यताएं आती है। इसमें डिसलेक्सिया है, ये डिसलेक्सिया है पठन संबंधी विकार। डिसलेक्सिया ये एक प्रकार का रोग है। ये जो अधिगम असमताएं हैं ये एक प्रकार के रोग है। अधिगम असमताएं या ये रोग जब हो जाते हैं तो क्या होता है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है पठन विकार, पठन विकार। डिसलेक्सिया जिसको हो जाता है उसको पढ़ने में संबंधी दिक्कत आती है, पठन विकार। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये मिलान संबंधी आ सकता है कि निम्न में से जो ये दिए हुए हैं अधिगम असमताएं, निर्योग्यताएं या अधिगम विकार, ये विकार किससे संबंधित, तो जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया पठन विकार है। डिस्ग्राफिया ये लेखन संबंधी विकार है, लेखन विकार। इसके बाद में आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किस प्रकार का विकार है, तो डिसकैलकुलिया है ये कैलकुलेशन, याद रख लेना, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन यानी गणना संबंधी विकार है। जिस व्यक्ति को डिसकैलकुलिया हो जाता है तो वो व्यक्ति कैलकुलेशन या गणना नहीं कर पाता है, गणना संबंधी विकार। गणना संबंधी विकार। इसके बाद में एक आता है डिस्मार्फिया। डिस्मार्फिया रोग किससे संबंधित है, तो डिस्मार्फिया रोग भ्रम या संदेह से संबंधित है, भ्रम या संदेह, भ्रम या संदेह संबंधी रोग है। अफेजा, अफेजा है संप्रेषण संबंधी विकार। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। अभी आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अपने बीच में, ये संप्रेषण हो रहा है। संप्रेषण आगे अपना एक टॉपिक है, बीएसटीसी में अपने टॉपिक है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपन संप्रेषण को डिटेल में पढ़ेंगे। तो संप्रेषण क्या है, तो ग्राही और जो वक्ता है उन दोनों की बात का एक दूसरे से संप्रेषण, मैं जिस बात को जिस रूप में कहना चाहता हूँ वही बात आपके तक उसी माध्यम में पहुँच जाती है, या कम्युनिकेशन या ये संप्रेषण है। अफेजिया है संप्रेषण संबंधी, संप्रेषण संबंधी विकार। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, जिसमें जिस व्यक्ति को डिसलेक्सिया हो जाता है उसको पठन संबंधी समस्या आती है। डिस्ग्राफिया है ये लेखन विकार है। डिसकैलकुलिया है गणना संबंधी विकार है। डिस्मार्फिया है भ्रम या संदेह संबंधी विकार है। और अफेजिया है संप्रेषण विकार है। इसके बाद में अधिगम के कुछ नियम या सिद्धांत है, जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया आता है, पॉवलोव का सिद्धांत, क्रिया प्रसूता आता है, स्किनर का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, प्रयास त्रुटि, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है। अधिगम का या अधिगम के नियम, रीट में ये नियम और सिद्धांत पूरे पढ़ने होते हैं अपन को, तो इसका बेसिक या इसके नाम पता होना चाहिए, कौन सा नियम किसने दिया है। सबसे पहले देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है पॉवलोव का, इवान पॉवलोव। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत दिया है पॉवलोव ने। इसके बाद में आता है क्रिया प्रसूता सिद्धांत। क्रिया प्रसूता सिद्धांत दिया है स्किनर ने। क्रिया प्रसूता
ये दिया है स्किनर ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने। नैतिक विकास कोलबर्ग ने। क्रिया प्रसूता स्किनर ने दिया है। इसके बाद में अपना एक सिद्धांत आता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या इसी का अन्य नाम आता है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या इसी का अन्य नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। तो कुछ सिद्धांतों का हमने बेसिक देखा या अधिगम के नियम देखे, जिसमें एक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आता है। ये आता है इवॉन पावलोव का। क्रिया प्रसूता सिद्धांत तो ये दिया है स्किनर ने। इसके बाद में आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने। अधिगम का टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने प्रारंभ किया था अधिगम की विशेषताएं कल देख ली थी, अधिगम के चरण देख लिए थे कल। आज देखते हैं अधिगम के वक्र हमने प्रारंभ किए थे या अधिगम के ग्राफ। कौन कौन से वक्र? तो सरल रेखीय ग्राफ या वक्र होता है, ये एक निश्चित या सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद में आता है सर्वोत्तम प्रकार का ग्राफ कौन सा है? तो ये धनात्मक वक्र जिसमें गति बढ़ती रहती है। इसके बाद में एक आता है ऋणात्मक वक्र जिसमें गति कम होती है। इसके बाद में आता है सर्पिलाकार या एस या यू आकार, ये इसमें नियमितता नहीं होती है। इसके बाद में क्या देखा? इसके बाद में हमने देखा सीखने की अवस्थाएं, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में बालक तेज सीखता है, मध्य अवस्था में मध्य या धीमी गति से सीखता है, अंतिम अवस्था में सबसे कम सीखता है। इसको पुनर्बलन या अभिप्रेरणा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में हमने देखा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें परिवार आता है, वातावरण है, जन्म क्रमांक है, भौगोलिक स्थिति है, ये आते हैं। इसके बाद में हमने क्या देखा? अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण। अधिगम अंतरण क्या है कि पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में अप्लाई करते हैं तो अपन को क्या रिजल्ट मिलता है, ये है अधिगम का अंतरण। तो अधिगम का धनात्मक अंतरण, पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर अपन को अगर फायदा होता है तो धनात्मक अंतरण। पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर अगर नुकसान होता है तो वो होता है शून्य अंतरण, नहीं सॉरी धनात्मक और ऋणात्मक अंतरण। इसके बाद में तीसरा, पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है, ये दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर न तो फायदा और न नुकसान होता है, तो कौन सा है? ये है शून्य अंतरण। इसके बाद में हमने क्या देखा? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रॉबर्ट एम गैने। रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो रॉबर्ट एम गैने ने 8 प्रकार बताए, जिसमें सबसे उच्चतम प्रकार का अधिगम है समस्या समाधान का अधिगम। क्योंकि बच्चों को एक समस्या दे दी जाएगी तो वो उनका समाधान करेंगे, तो वह उनमें सक्रिय ज़्यादा रहेंगे और सृजनात्मकता का प्रयोग कर पाएंगे। निम्नतम प्रकार का अधिगम है तो ये संकेत अधिगम। इसके बाद में हमने क्या देखा? इसके बाद में हमने देखा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द कहाँ से आया? तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है टू मूव या धक्का देना। एवं किसी भी प्राणी को या व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो तत्व प्रेरित करते हैं वे तत्व क्या कहलाते हैं? तो वे अभिप्रेरक कहलाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। तो मोटिवेशन शब्द अभी अपन ने देख लिया, लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है। अभिप्रेरणा के चरण कौन कौन से हैं? 3 चरण है। पहला है आवश्यकता,
दूसरा है चालक, तीसरा है प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा अधिगम अपने देख लिया। इसके बाद में अपने देखा अधिगम असमताएं या अधिगम निर्योग्यताएं, जिसमें डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसग्राफिया है ये लेखन विकार, डिसकैलकुलिया है कैलकुलेशन या गणना संबंधी विकार, गणितीय विकार, इसको गणितीय विकार भी कह सकते हैं, गणितीय विकार। इसके बाद में डिस्मार्फिया आता है, डिस्मार्फिया है भ्रम या संदेह संबंधी विकार, और अफेजिया है संप्रेषण संबंधी विकार। इसके बाद में कुछ नियमों या सिद्धांतों का बेसिक अपन ने देखा या जिसके नाम या परिचय देखा। अनुकूलित अनुक्रिया ये है पॉवलोव का, क्रिया प्रसूता ये सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये स्किनर का, नैतिक विकास तो कोहलबर्ग का, उद्दीपक अनुक्रिया या प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। तो यही अपना जो पहला और सबसे लंबा टॉपिक था शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम का टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नए टॉपिक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी, धन्यवाद।